हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 1 में हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। तो ज्यादातर परसेंट चांसेस है कि हम यही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने वाले हैं और ये क्वेश्चन आने भी वाला है, ज्यादातर चांसेस हैं इस क्वेश्चन के आने के। ठीक है, तो ये अच्छे से समझना हमें कि स्ट्रक्चर क्या है इंडिया में टैक्सेस का। इंडिया में दो तरह मतलब बेसिकली दो कैटेगरीज में हम टैक्स लेवी किए जाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? एक तो डायरेक्ट टैक्स सिस्टम है और एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। ठीक है, सो टैक्स इन इंडिया आर लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। और कुछ माइनर टैक्सेस ऐसे होते हैं जो लोकल अथॉरिटीज जैसे म्यूनसिपैलिटीज वगैरह हो गई, वो भी लेवी करती हैं। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 265 विच स्टेट्स दैट नो टैक्स शेल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब लॉ की अथॉरिटी के अलावा कोई भी टैक्स लेवी नहीं कर सकता है। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि टैक्स कौन लेवी करता है, बट टैक्स होता ही क्या है हमें ये पता होना चाहिए। टैक्स इज अ नॉन वॉलंटरली पेमेंट। नॉन वॉलंटरली पेमेंट है बट एन एनफोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। तो टैक्स एक तरह का क्या है? एनफोर्स्ड कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो कि जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है उसके कारण हमें पे करना पड़ता है। सो टैक्स इज नॉन वॉलंटरली। सेकेंड, इट इज एन एनफोर्स्ड कॉन्ट्रीब्यूशन। अब बेसिकली मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि दो टाइप के टैक्सेस होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्सेस और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो डायरेक्टली असेसी देता है, मतलब इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो ट्रांसफर किए जा सकते हैं और ये बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज पर लगाए जाते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं विद द डायरेक्ट टैक्सेस। अब मैं आपको पहले इजीली सारा ओवरव्यू दे देती हूँ कि जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। डायरेक्ट टैक्स में एक तो हमारा आ जाएगा इनकम टैक्स, सेकंड हमारा आ जाएगा कॉर्पोरेशन टैक्स, थर्ड आ जाएगा गिफ्ट टैक्स एंड फोर्थ आ जाएगा प्रॉपर्टी टैक्स। तो बेसिकली हम डायरेक्ट टैक्सेस में ये चार तरह के टैक्सेस पढ़ने वाले हैं: इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, गिफ्ट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। ठीक है, अभी हमारा जो इनकम टैक्स है हमें इसका आर्टिकल पता होना चाहिए। जो इनकम टैक्स है ये आईटी एक्ट 1961 है हमारा, जो इसको रेगुलेट करता है और बोलता है कि एवरी एसएससी हुज टोटल इनकम एक्सीड्स द मैक्सिमम एग्जाम लिमिट इज लायबल टू पे द टैक्स। आपको पता है कि बहुत सारी टैक्स स्लैब्स हैं और अगर किसी की इनकम उस स्लैब से एक्सीड होती है तो उसको टैक्स पे करना पड़ता है उस प्रपोर्शन में। ठीक है, और जो टैक्स है वो बहुत सारे हेड्स के अंडर कैलकुलेट किया जाता है। बेसिकली आपको पता ही होगा कि 5 हेड्स होते हैं। 5 हेड्स कौन से हैं? बिजनेस एंड प्रोफेशन, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरीज, कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेज। और जो टैक्स है उसमें असेसी हम काफी सारी कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, कंपनी, फर्म, लोकल अथॉरिटीज, आर्टिफिशियल, मतलब ये अलग अलग कैटेगरीज हैं जिसके अंदर हम कर सकते हैं। तो बेसिकली बस आपको इनकम टैक्स में ये याद रखना है कि कौन सा एक्ट है और एसएससी को पे करना पड़ता है अगर वो लैब से एक्सीड होता है। ठीक है, अगर आपको लर्न करना हो तो आप लैब्स भी लर्न कर सकते हो। स्लैब्स जो टैक्स की स्लैब्स होती हैं अगर लर्न करना चाहो तो वो भी लर्न कर सकते हो। ठीक है, सेकंड हमारा आ जाता है कॉर्पोरेशन टैक्स। अ कॉर्पोरेशन इज डीम्ड टू बी अ रेजिडेंट इन इंडिया if it is incorporated in India or if its control and management is entirely in India। तो कॉर्पोरेशन टैक्स किसको पे करना पड़ता है? कॉर्पोरेशन को पे करना पड़ता है, और वो वाली कॉर्पोरेशन जिनको हम डीम करते हैं कि ये रेजिडेंट इन इंडिया है। ठीक है, हमारा थर्ड आ जाता है डायरेक्ट टैक्सेस में हमने इनकम टैक्स भी पढ़ लिया और कॉर्पोरेशन टैक्स भी पढ़ लिया। अब हम जानेंगे कि गिफ्ट टैक्स क्या होता है। देखो, जो गिफ्ट टैक्स है ना, इसका एक्ट है गिफ्ट टैक्स एक्ट, और जो ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, ये एक्ट ये हुआ था 1 अप्रैल 1958 को। ठीक है, हाउएवर जब अक्टूबर 1998 आया तो इस टैक्स को डिमोलिश कर दिया गया और बोल दिया गया कि जितने भी गिफ्ट्स हैं वो फ्री हो जाएंगी। बट अगेन 2004 में इस एक्ट को पार्शियली रिवाइव कर दिया गया। तो अभी गिफ्ट टैक्स क्या है? पार्शियली रिवाइव्ड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स वो वाला टैक्स है जो रियल एस्टेट पे लगता है। अ टैक्स इज यूजुअली बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, और ये मतलब यूजुअली सेस कौन करती हैं? लोकल या म्युनिसिपल गवर्नमेंट्स। तो आई होप आपको डायरेक्ट टैक्स क्लियर हुआ होगा। अभी हम जानेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनडायरेक्ट टैक्सेस। आपको पता है कि जब जीएसटी इंप्लीमेंट नहीं हुआ था तब कौन सा सिस्टम होता था? बेसिकली होता था वैट। वैट क्या था? वैल्यू एडेड सिस्टम, वैल्यू एडेड टैक्स या फिर सर्विस टैक्स वगैरह। बट जब से जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है तो अब हो गया है वन नेशन वन टैक्स, दैट इज जीएसटी। तो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट क्या है इनडायरेक्ट टैक्स का?
दैट इज जीएसटी। अब आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो क्या आज के टाइम पे भी जो सर्विस टैक्स है, वैट है या एक्साइज ड्यूटी वगैरह है वो लगता है किसी आर्टिकल्स पे, तो आप ये मुझे बताना, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज व्हिच आर लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज और इंटरमीडिएटरी से लिए जाते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट मैंने आपको पहले ही बताया जीएसटी। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय, बेसिकली हम ये तीन चीजें पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा आप मुझे बताओगे कि सर्विस टैक्स, वैट और एक्साइज ड्यूटी वगैरह, वैट अबॉलिश हो गया था थोड़ा काइंड ऑफ जीएसटी के आने के बाद, तो अभी आप मुझे ये कमेंट्स में बताना इसके बारे में डिटेल में, ठीक है। अभी जीएसटी क्या है? जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स जो कि मैन्युफैक्चर, सेल एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर लगाया जाता है। और बेसिकली आपको पता है कि जीएसटी इंप्लीमेंट कैसे होता है? सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी में इन फेस इसमें इंप्लीमेंट होता है, ठीक है। और ये कब से इफेक्ट हुआ था? जुलाई 1, 2017 से, ठीक है। कस्टम ड्यूटी कब लगाई जाती है? जब इंपोर्टेड गुड्स ब्रॉट इनटू अ कंट्री, तो उस टाइम पे कस्टम ड्यूटी लेवी की जाती है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद ऑक्ट्रॉय क्या है? जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गुड्स मूव होती हैं तब उस टाइम पे ऑक्ट्रॉय ड्यूटी पे करनी पड़ती है और ये रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा लगाया जाता है। अब आपने ये तो पढ़ लिया कि इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, डायरेक्ट टैक्सेस क्या है। अब आपको थोड़ा सा फीचर्स पता होने चाहिए कि हमारे इंडियन टैक्सेशन सिस्टम में क्या क्या फीचर्स हैं। एक तो फीचर ये है इंपॉर्टेंट कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो भी टैक्स कलेक्ट होता है वो सेंटर और स्टेट कैसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। और ज्यादातर शेयर इंडियन टैक्सेशन सिस्टम में कौन से टैक्सेस का है? इनडायरेक्ट टैक्सेस का है। हमारे पास कभी भी सफिशिएंट टैक्स रेवेन्यू नहीं होता है, यूजुअली द गवर्नमेंट लैक्स द टैक्स रेवेन्यू, तो इनसफिशिएंट टैक्स रेवेन्यू है इन द इंडियन टैक्सेशन सिस्टम। और प्रोग्रेसिव टैक्स है, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है इंडिया में। और जो इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन है इज मच हायर इन द अर्बन एरियाज एज कंपेयर टू द रूरल एरियाज। और जो टैक्सेशन है वो बहुत ज्यादा नैरो है। आप ही खुद सोचो, हम मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं? रिटर्न भरते हैं, बट टैक्स फाइल बहुत कम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया करता है। सो बहुत ज्यादा नैरो बेस है इन द इंडियन टैक्सेशन सिस्टम। और जो इंडियन टैक्स लॉज हैं वो भी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ इंडियन टैक्सेशन सिस्टम। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि क्या क्या कंसेप्ट्स हैं, क्या सिग्निफिकेंस है और कौन सी प्रॉब्लम्स हैं इन द टैक्स प्लानिंग। सबसे पहले हम जानेंगे कि टैक्स प्लानिंग होता क्या है। सेकंड हम जानेंगे कि टैक्स प्लानिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। एंड थर्ड हम जानेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम टैक्स को प्लान करते हैं। अगर हम इजी लैंग्वेज में बात करें तो टैक्स प्लानिंग है क्या? Tax planning is an arrangement of one's financial affairs in such a way so that he can minimize his tax liability by claiming maximum deductions, exemptions, reliefs, rebates within the pursuit of tax laws। मतलब टैक्स प्लानिंग इस तरह से करना कि आपको कम से कम टैक्स लाइबिलिटी पे करनी पड़े और आप ज्यादा से ज्यादा जो लॉ के अंडर, लॉ के परस्यूट के अंदर जितनी भी डिडक्शंस आती हैं, रिबेट्स आती हैं, उनका फायदा उठा पाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम टैक्स इवेड कर रहे हैं, इसका मतलब है हम जस्ट अपना फायदा देख रहे हैं कि हमें जो हमारी टैक्स लाइबिलिटी है उसको हमें मिनिमाइज करना है। इट डजंट इम्प्लाई कि हम अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं लूप होल्स का जो टैक्स लॉज में है या इवेड कर रहे हैं। इसका मतलब जस्ट यही है कि जो टैक्स पेयर है वो अपना बर्डन कम कर रहा है इन अ लीगल मैनर। ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लीगल मैनर में हम अपना बर्डन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। टैक्स प्लानिंग में भी लेजिटिमेट प्रोवाइडेड इट इज विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ टैक्स लॉस, ठीक है। तो टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द टैक्स प्लानिंग। तो कभी भी टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस या टैक्स, इनको कंफ्यूज नहीं करना है। और जो मोस्ट ऑफ द डिडक्शंस आपको पता ही है वो अवेलेबल हैं फ्रॉम सेक्शन 80C से लेके 80U तक, और बहुत सारी अदर हमारे पास सेक्शंस भी अवेलेबल है जिनको हम अप्लाई करके हमारी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमें टैक्स प्लानिंग क्लियर हो गया। अब टाइप्स क्या है टैक्स प्लानिंग के? बेसिकली 4 टाइप्स में आप पढ़ लेना कि 4 टाइप्स की टैक्स प्लानिंग हो सकती है। शॉर्ट रेंज टैक्स प्लानिंग, लॉन्ग रेंज टैक्स प्लानिंग, ठीक है। थर्ड हमारा है परमिसिव टैक्स प्लानिंग। परमिसिव मतलब जो टैक्सेशन लॉज हैं उसके अंतर्गत जो टैक्स प्लानिंग आती है दैट इज परमिसिव, जिसकी मतलब परमिशन है। नेक्स्ट है परपोसिव टैक्स प्लानिंग। इसका मतलब है आप ट्राई कर रहे हो लॉ को मिसलीड करने का। तो बेसिकली 4 टाइप्स की टैक्स प्लानिंग होगी, शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, परमिसिव एंड पर्पसिव। अब हम इतनी टैक्स प्लानिंग करते हैं, इसका फायदा क्या होगा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, जब हम टैक्स प्लानिंग करेंगे ऑब्वियसली जो टैक्स पे करने वाली हमारी लायबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि हम जितनी भी डिडक्शंस है उनका फायदा ले रहे हैं। जो लिटिगेशन है वो मिनिमाइज हो जाएगी। ऑब्वियसली जब हम, हमारे पास काफी सारी डिडक्शंस ऐसी होती है कि अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको डिडक्शंस मिल जाएंगी, तो इसकी वजह से आपका जो पैसा है वो आप प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट चैनल्स में लगाओगे,
विच इज वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी और हेल्दी ग्रोथ होगी हमारी इकोनॉमी की। बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं टैक्स प्लानिंग करते समय। सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है, इतने ज्यादा फॉर्म्स अवेलेबल हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स, बंदा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि प्लेथोरा मतलब वैरायटी ऑफ फॉर्म्स अवेलेबल है कि किससे हमें टैक्स फाइल करना है। अप्रोक्सीमेटली 9 टाइप्स ऑफ आईटीआर फॉर्म्स अवेलेबल है टैक्स पर्पस के लिए, ठीक है। इससे भी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा हमारे लिए है, क्योंकि जो लेमैन है उसको पता ही नहीं है कि उनके लिए कौन सा है। कई बार क्या होता है, हम डिडक्शन वगैरह का ध्यान नहीं देते हैं और हमें ज्यादा पे करना पड़ जाता है टैक्स, तो हम बाद में वेट कर जाते हैं कि हमें रिफंड कब आएगा। तो हमें पहले से ही प्री प्लानिंग करके चलनी है ताकि हम टैक्स को ओवर पे ना करें। स्क्रैम्बलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा चाहिए होता है, तो स्क्रैम्बलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज अनदर प्रॉब्लम इन द टैक्स प्लानिंग। एनआरआईज के लिए टैक्सेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, सो इट इज एन अनदर एलिमेंट ऑफ प्रॉब्लम। उसके बाद बहुत ज्यादा न्यू मैंडेटरी लॉज आते रहते हैं टैक्स सिचुएशन में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट किया है अपने करंट अकाउंट में, या आपके जो फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं फॉर सेल्फ और एनी अदर पर्सन वो 2 लाख से ज्यादा है, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो 1 लाख से ज्यादा है, तो ऐसे काफी ज्यादा टैक्स सिचुएशंस आती हैं जिनके लिए आपको टैक्स प्लानिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाता है टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस। इनको मिक्सअप नहीं करना है, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन बहुत ज्यादा डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं। अभी पहले हम जानेंगे टैक्स इवेजन क्या है। देखो, जो टैक्स इवेजन है दैट इज इलीगल, बट जो टैक्स अवॉइडेंस है वो इतना इलीगल नहीं है। तो टैक्स इवेजन इज कंसीडर्ड टू बी अनएथिकल और इलीगल। टैक्स इवेजन इज द इलीगल इवेजन ऑफ टैक्सेस बाय एन इंडिविजुअल, कॉर्पोरेशन और अ ट्रस्ट, ठीक है। इसमें क्या है कि जो टैक्स पेयर है वो डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के मिस रिप्रेजेंट करता है अपनी ट्रू पोजीशन को, ताकि वो अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सके, और डिसऑनेस्ट टैक्स रिपोर्टिंग करता है। फॉर एग्जाम्पल वो ब्राइबरी करता है, स्मगलिंग करता है, जो उसकी वेल्थ है वो आउटसाइड द कंट्री स्टोर करता है, और नॉट रिपोर्टिंग इनकम, फेक डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लेता है, जो रिटर्न्स पे करता है वो सबमिट करता है, फॉल्स रिटर्न्स सबमिट करता है, और जो उसका ड्यू है वो मतलब पे नहीं करता। इनमें से कोई भी वे हो सकता है जिसकी वजह से कोई पर्सन, ट्रस्ट या कॉर्पोरेशन क्या कर रही है, टैक्स को इवेट कर रही है, विच इज अनएथिकल एज वेल एज इलीगल, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस इज अ मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द टैक्स लायबिलिटी बाय, जो लूप होल्स हैं उनका फायदा उठा के जब आप अपना टैक्स अवॉइड करते हो, दैट इज टैक्स अवॉइडेंस। तो टैक्स अवॉइडेंस में मतलब क्या होता है, वो एथिकल तो वो भी नहीं है टैक्स अवॉइडेंस, बट आप लूप होल्स का फायदा उठाते हो, मतलब आपके आपके ऊपर लीगल इतनी ऑब्लिगेशन नहीं होती है स्टिल, ठीक है। सो जो टैक्स इवेजन है दैट इज इलीगल और टैक्स अवॉइडेंस इज लीगल। टैक्स इवेजन का मतलब है आप लेस टैक्सेस पे कर रहे हो, इलीगल स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हो, और इसमें क्या है, आप रिपोर्ट नहीं करे, डिस्क्लोजर्स वगैरह नहीं करे, और ये क्रिमिनल्स वगैरह के अंदर परस्यूट में आ जाता है, एंड यू कैन इवन गो टू प्रिजन्स, और आप पे बहुत ज्यादा हैवी फाइन्स लग सकते हैं। और ऑन द अदर हैंड जो टैक्स अवॉइडेंस है दैट इज काइंड ऑफ लीगल, ठीक है। आप लीगली डिडक्शंस करवा रहे हो या टैक्स क्रेडिट्स का बेनिफिट ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल चैरिटी वगैरह को डोनेट करके, ऐसे ऐसे स्टेप्स लेके जिससे आपको रिडक्शन का फायदा हो। यूजुअली ये जो टैक्स प्रोफेशनल या अकाउंटेंट्स हैं ये यूज करते हैं, और इस पे जो टैक्स लायबिलिटी आपको पे करनी पड़ती है वो लोअर पे करनी पड़ती है, और आप क्लीन तरीके से इसको करते हो, दैट इज टैक्स अवॉइडेंस। अब क्या है कि आप ना एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से रिकॉग्नाइज्ड मेथड्स हैं टैक्स प्लानिंग के। देखो, अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि ऐसे कौन से रिकॉग्नाइज्ड मेथड्स हैं टैक्स प्लानिंग के, आपको मैंने स्टार्टिंग में टाइप्स ऑफ टैक्स प्लानिंग करवाया था जिसमें हमने 4 पॉइंट्स किए थे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, पर्पसिव और प्रोग्रेसिव। आप पहले तो उनको एक्सप्लेन कर देना, टैक्स प्लानिंग को एक्सप्लेन कर देना। उसके बाद अगर आपको आगे एक्सप्लेन करना है कि कौन से रिकॉग्नाइज्ड मेथड्स हैं टैक्स प्लानिंग के, तो हमारे सिलेबस में 3 टॉपिक दिए गए हैं मेनली। तो वो 4 मेथड्स में आपको ये वाले पॉइंट्स भी लिख के आने हैं कि हमें मैक्सिमम क्लेम हम ले सकते हैं फॉर द डिडक्शन फॉर कंपनीज, जिसमें हम डेप्रिसिएशन अलाउंस ले रहे हैं। तो एक मेथड तो डेप्रिसिएशन अलाउंस का हो गया। सेकेंड पॉइंट आपका हो गया इसमें एक्सपेंसेस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, कि आप साइंटिफिक रिसर्च के एक्सपेंसेस शो कर रहे हो, और उसके बाद हो गया अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, और आप बहुत ज्यादा डिडक्शंस का बेनिफिट ले रहे हो, डिडक्शंस एंड रिपेट्स एंड फ्री सोर्सेज ऑफ इनकम, ये सारे टैक्स प्लानिंग के ही मेथड्स हैं। तो स्टार्टिंग में आप पहले तो वो 4 मेथड समझाओगे जो मैंने आपको पहले बताई। वो 4 मेथड्स हैं लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, प्रोग्रेसिव और पर्पसिव, और उसके बाद ये 4 पॉइंट समझाओगे, एक तो डेप्रिसिएशन का, एक साइंटिफिक रिसर्च का, एक अमोर्टाइजेशन का, ठीक है, ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, एंड एक फोर्थ आप समझा दोगे डिडक्शंस, जितनी भी हम डिडक्शंस लगाते हैं। तो अभी हम ये डेप्रिसिएशन अलाउंस वगैरह ये सब डिटेल में जानते हैं कि होता क्या है, ठीक है।
तो देखो अब हमें क्लेम लेना है कंपनीज ने बाय द स्पेशल एम्फेसिस ऑन द डेप्रिसिएशन अलाउंस। तो कंपनीज क्या करती हैं, डेप्रिसिएशन अलाउ करके थोड़ा डिडक्शन ले लेती हैं। तो इसमें क्या है, बेसिकली दो ब्लॉक ऑफ एसेट्स में क्लासिफिकेशन हो जाती है। ब्लॉक मतलब ग्रुप ऑफ एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 ब्लॉक हो गया टैंजिबल एसेट्स का, जिसमें प्लांट मशीनरी बिल्डिंग फर्नीचर वगैरह आ गया, और दूसरा ब्लॉक हो गया इंटैंजिबल एसेट्स का, जिसमें जो इंटैंजिबल जिनको हम टच वगैरह नहीं कर सकते, जैसे फॉर एग्जाम्पल पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, ये सब चीजें आ गई। तो ब्लॉक ऑफ एसेट्स में कैटेगराइजेशन है। तो इसमें क्या है, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जब भी डेप्रिसिएशन कंपनी डिड्यूस कर रही है, उसका मतलब है कि वो विद इन अ क्लास ऑफ एसेट्स में सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो प्रिस्क्राइब्ड है वही लगा रही है। और उसके अलावा एज पर सेक्शन 32, आपको ये सेक्शन याद होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन का सेक्शन कौन सा है, 32। एज पर द सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, depreciation is allowed on the tangible assets and intangible assets owned wholly or partly by the assessee। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो एसेट है वो कंपनी यूज कर रही है फॉर द पर्पज ऑफ दैट बिजनेस और प्रोफेशन ओनली। ठीक है, और जो डेप्रिसिएशन का मेथड जो अलाउ किया जाता है, दैट इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड अलाउ किया जाता है, डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड अलाउ नहीं किया जाता। और जो गुडविल और लैंड है, दैट आर नॉट एलिजिबल फॉर द डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन अलाउ होगी टू द ऑनर ऑफ एसेट। ठीक है, तो आपको डेप्रिसिएशन के बेसिक क्लियर हो गए। आर्टिकल 32 रिटर्न डाउन वैल्यू पे अलाउड है, स्टेट लाइन मेथड पे नहीं है। ब्लॉक ऑफ एसेट पे सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा। गुडविल और लैंड पे नॉट एलिजिबल है डेप्रिसिएशन, और ऑनर को ही मिलेगी। और जो हमारी एसेट है वो सेम पर्पज ऑफ बिजनेस के लिए ही यूज होनी चाहिए। उसके बाद अगर इन केस ऑफ अमेलगमेशन या डीमर्जर होता है तो प्रोपोर्शनेटली हो जाएगा कि जिस भी रेशो में अमेलगमेशन हो रही है उसी प्रोपोर्शन में वो चीजें लग जाएंगी। और अगर आप अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन करते हो, मतलब आपने जो डेप्रिसिएशन अलाउंस है वो आपने शॉर्टफॉल किया है या अनअब्जॉर्ब्ड हो गया उस साल, तो आप उसको फॉर द फॉलोइंग प्रीवियस ईयर और ईयर्स, तो आप उसको नेक्स्ट ईयर में लेके जा सकते हो। मतलब इसका मतलब है इफ द प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम अ बिजनेस और प्रोफेशन इज लेस देन द डेप्रिसिएशन अलाउंस, देन सच शॉर्टफॉल or unabsorbed depreciation allowance shall be added to the depreciation allowance for the following preceding years or year। ठीक है, तो ये हो गया अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। आई होप आपको थोड़ा सा डेप्रिसिएशन का आइडिया हो गया। अभी मैंने आपको बताया कि हम रिकॉग्नाइज मेथड्स ऑफ टैक्स प्लानिंग में हमने सबसे पहले डेप्रिसिएशन कर लिया। अभी हम सेकंड वाला करने वाले हैं, इसके जस्ट हमें हेड याद करके जाने हैं, दैट इज एक्सपेंसेस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। तो एक्सपेंसेस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च डेप्रिसिएशन हमने आर्टिकल नंबर 32 के अंदर पढ़ा। जो एक्सपेंसेस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च हैं, ये मोस्ट ऑफ देम विल फॉल इन द सेक्शन नंबर 35। तो एक्सपेंसेस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च में जो साइंटिफिक रिसर्च है वो बेसिकली हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो है इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और एक है पेमेंट टू आउटसाइड एजेंसीज एंगेज इन साइंटिफिक रिसर्च वर्क। एक तो आप अपने खुद का ही साइंटिफिक एंड रिसर्च कर रहे हो, और एक क्या है पेमेंट टू आउटसाइड एजेंसीज एंगेज इन द साइंटिफिक रिसर्च वर्क। और क्या है, एक तो अनअब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च हो सकता है, और सेल ऑफ एन एसेट यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। तो आप बेसिकली अंदर का बेसिक पॉइंट्स मत याद करके जाना, ये चारों पॉइंट्स याद कर जाना। इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सेकंड पेमेंट टू आउटसाइड एजेंसीज एंगेज इन द साइंटिफिक रिसर्च वर्क, थर्ड सेल ऑफ एन एसेट फॉर द साइंटिफिक रिसर्च, एंड फोर्थ इज अनएब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द साइंटिफिक रिसर्च। मतलब ये 4 पॉइंट्स तो आपको मिनिमम पता ही होना चाहिए। अगर आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि आप अंदर वाले भी लर्न कर सकते हो तो आप उनको लर्न कर लो। और जो इन हाउस है वो फर्दर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो पेमेंट टू आउटसाइड एजेंसीज है ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, अगर आपको इसको स्किप करना है स्किप कर देना। उसके बाद सेल ऑफ एन एसेट, तो आप सोल कर सकते हो विदाउट बीइंग हैविंग यूज्ड फॉर अदर पर्पसेस और आफ्टर यूजिंग, बिफोर यूजिंग भी कर सकते हो और विदाउट बीइंग यूज्ड और आफ्टर बीइंग यूज्ड। सो दैट इज ठीक है। अभी आपको साइंटिफिक रिसर्च भी हो गया, डेप्रिसिएशन भी हो गया। नेक्स्ट है हमारा अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा, ये 4 पॉइंट याद कर जाना बस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में सबसे पहले इसकी डिडक्शन अंडर कौन सा सेक्शन है, इसकी डिडक्शन है अंडर सेक्शन 35D। डिडक्शन अंडर सेक्शन 35D। सो द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस मींस जो एक्सपेंडिचर मेनली हमारा है इन कनेक्शन विद द प्रिपेयरिंग ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स, प्रिपेयरिंग ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, कंडक्टिंग अ मार्केट सर्वे और अदर सर्विस, और इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो आप ये 4 पॉइंट याद कर जाना बस। ठीक है, और उसके अलावा अभी हमें टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं हमने ये 3 पॉइंट्स कर दिए। उसके बाद बाकी जितने भी रिलीव्स, रिबेट्स या फ्री सोर्सेज ऑफ इनकम अवेलेबल है हम उनका भी फायदा ले सकते हैं, जिससे हम हमारी टैक्स की प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं। अब ये वाले जो ना काफी ज्यादा आपको मैंने पहले भी बताया था, डिडक्शन है 80C से लेके 80U तक और बहुत ज्यादा डिडक्शंस हैं। ये वाला टेबल आपको लर्न होना चाहिए।
आप इसकी लिमिट्स मत याद करके जाना, जस्ट इनके नाम याद करके जाना, ठीक है। ये अगले वाली यूनिट में भी आपको एक बार मैं बता दूंगी, बट एक बार अभी भी सुन लो। टैक्स डिडक्शंस बेस्ड ऑन द रेजिडेंशियल स्टेटस, मतलब टैक्स डिडक्शंस कौन सी हैं? सबसे पहले 80C, 80C के अंदर है काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स या एक्सपेंसेस होती हैं जिसकी वजह से आपको डिडक्शन मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने इंश्योरेंस ले रखा है या प्रोविडेंट फंड वगैरह में पैसे डाल रखे हैं, आपको उसकी डिडक्शन मिल जाती है 1.5 लाख तक की, ठीक है। तो ये डिडक्शन होती है 80C के अंदर। उसके बाद आता है 80CCC, इसमें क्या है? एन्युटी प्लान ऑफ LIC और अदर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। 80CCD, इसमें क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड पेंशन स्कीम। 80CCF, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड। 80D, मेडिकल इंश्योरेंस। 80DD, मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर द डिसेबल्ड डिपेंडेंट्स। 80DD एक्सपेंसेस फॉर, ये आप सोच लोगे कि इनको लर्न कैसे करना है, तो सबसे पहले आप इतना सारा मत देखो कि आपको 13 के 13 पॉइंट्स याद करें, आप कोई 5 याद कर लो फॉर द टाइम बिंग। तो मैं अभी आपको 5 बता देती हूँ कि कौन से आप टाइम बिंग के लिए कर सकते हो। देखो 80GG, 80GG आप याद कर लो, हाउस रेंट रिडक्शन। 80GG क्या हो गया? हाउस रेंट रिडक्शन। जो 80U है वो आप याद कर लो, पर्सन विद डिसेबिलिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी 80U। 80C याद कर लो, सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स एंड एक्सपेंसेस। और 80D कर लो, मेडिकल इंश्योरेंस। 80D याद कर लो, मेडिकल इंश्योरेंस। तो अभी हमारा हुआ 80C, सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स एंड एक्सपेंसेस। 80D हुआ मेडिकल इंश्योरेंस। 80DD हुआ हाउस रेंट डिडक्शन। 80U हुआ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। और एक और कर लो 80E, ई से आप याद कर लो, इंटरेस्ट पेड ऑन एजुकेशन लोन। ई से ही एजुकेशन लोन आ गया। तो पहले ही सिर्फ 5 कर लो, अगर उसके बाद और एनर्जी होता है तो बाकी 1-2 और याद कर लेना। सी हो गया सर्टेन एक्सपेंसेस, डी हो गया मेडिकल इंश्योरेंस, ई हो गया एजुकेशन, डबल जी हो गया हाउस रेंट, एंड यू हो गया पर्सन विद डिसेबिलिटी। इसके लिमिट्स फिलहाल रहने दो, इतना ही कर जाओगे तो कुछ तो मार्क्स मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको फर्स्ट यूनिट का थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा। बाकी मिलते हैं जल्दी यूनिट 2 के साथ।